हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चों, आप कैसे हो। आज हम 2022 का फिजिक्स का एक पेपर सॉल्व करेंगे जिसका सेट है 346 जीए। इस सेट को आज हम हल करेंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। आइए बिना देरी के करते हैं इस पेपर को। देखिए, ये है यूपी बोर्ड का 2022 में पूछा गया प्रश्न पेपर जिसका कोड है 346 जीए। इस तरह से हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं फिजिक्स के, वो सारे क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। यहीं पर आपकी समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपकी कुछ समझ में आता है। तो बिना समय को वेस्ट किए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, के पार्ट। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव का मान दे रखा है E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो हम जानते हैं, ये है फर्स्ट का के पार्ट। हम जानते हैं जो परिपथ में शक्ति व्यय होती है एसी वाले चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में, उसका सूत्र होता है P = VRMS IRMS cos phi। VRMS IRMS cos phi, वेर phi क्या है? phi धारा तथा विभव के बीच कलांतर है। तो यदि हम देखें अपने इस क्वेश्चन में, यहाँ साइन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है ओमेगा टी माइनस π/2, यहाँ है केवल ओमेगा टी। तो दोनों में यदि हम अंतर देखें तो दोनों में अंतर π/2 का है, इसका मतलब phi बराबर π/2 हो गया। तो यदि हम इस सर्किट में शक्ति निकालें तो P बराबर VRMS, इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, IRMS cos π/2। और बच्चों हम जानते हैं cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। जब cos π/2 की वैल्यू 0 तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 में आंसर 0 ही आता है। तो इसमें व्यय शक्ति हो गई 0, मतलब शून्य व्यय। इसका आंसर हो गया 0। अब एक हिंट में और आपको बता दूं, ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है? ये शिखर मान। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें नॉट वाली वैल्यू होती है शिखर मान और आरएमएस वैल्यू ये होती है। आरएमएस और शिखर मान में संबंध होता है आरएमएस मान बराबर शिखर मान अपॉन √2। ये मैंने आपके ज्ञान के लिए बता दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मगर आगे क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं ख पार्ट पर। तो फर्स्ट का ख पार्ट अब हम डिस्कस करते हैं। ख पार्ट में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो एक बात याद करिए, अर्धचालक की क्या खास बात होती है? जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध कम होता है, मगर जैसे जैसे ताप कम करते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ता है। और 0 केल्विन पर 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, या विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, या इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। तो फर्स्ट के ख का सही आंसर है 4th ऑप्शन, दैट इज विद्युत रोधी। ठीक है, अब फर्स्ट के ग पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का ग पार्ट है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग होगी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा = सॉल्व करने पर जो आता है √150/V, और इसका आंसर आता है हमारा एंगस्ट्रॉम में। और यदि हम √150 का लेंगे तो इसका आएगा लगभग 12 पॉइंट समथिंग अपॉन √V, और ये एंगस्ट्रॉम में। तो 12 पॉइंट समथिंग में हमारा आंसर है 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। तो 12.27 अपॉन √V, ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो इसका मतलब तीसरे के ग का
फर्स्ट क्वेश्चन के ग पार्ट का सही आंसर है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आते हैं ग पार्ट पर। ग पार्ट क्या कह रहा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णन होते हैं। अब अल्फा कण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट जरा हम उसकी चर्चा करें तो ये परमाणु, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट का ग पार्ट। तो ये परमाणु और इसके अंदर बीच में था न्यूक्लियस। जब अल्फा पार्टिकल आता है, अल्फा पर भी चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव चार्ज। तो ये आता है तो ये ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है, ऐसे प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन कौन सा नियम बताता है, ना तो ये गुरुत्वीय बल बताता, ना ये नाभिकीय बल बताता, ना ही ये चुंबकीय बल बताता। ये तो भैया कूलम वाले चैप्टर में है, कूलम का नियम उसमें आता है कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, तो ये कूलम बल बताता है। तो घ पार्ट का आंसर हो गया कूलम बल। अब आते हैं डे पार्ट पर। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। इसका एक क्वेश्चन जरूर बनता है विद्युत चुंबकीय तरंगों से, तो एक सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है रेडियो तरंग, फिर अवरक्त, फिर दृश्य तरंग, फिर इसके बाद कौन सी आती हैं, पराबैंगनी, इसके बाद आती है पराबैंगनी के बाद एक्सरेज, एक्स किरण, इसके बाद आती है गामा रेज। ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद करना है। तो ये सीक्वेंस आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है, और तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में है। तरंग दैर्ध्य इधर की तरफ जाने पर घटता है नीचे जाने पर, और ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति नीचे जाने पर बढ़ती है। तो जो अवरक्त है, अवरक्त का पूछ रहा है ना, हाँ, अवरक्त की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 3 × 10⁻⁻12 से 3 × 10⁻⁻14, लगभग यही होती है। तो अवरक्त किरणें की पहचान क्या है, इसकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की 3 × 10⁻12 to 3 × 10⁻14 हर्ट्ज लगभग हम कह सकते हैं। और इसका ये क्या उत्पन्न करती हैं, हीट देती हैं। क्या देती हैं, मेनली हीट, गर्माई देती हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो किसी तरह से भी बन सकता है। जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, दैट इज च पार्ट। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी प्रकाश की किरण या कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग भी बदल जाता है, उसका आयाम भी बदल सकता है, उसकी तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है। एक आवृत्ति ऐसी है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती, चाहे हम पानी से मिट्टी के तेल में जाएं, या कांच में जाएं, या हवा से कांच में जाएं, कहीं भी जाएं, आवृत्ति नहीं बदलती। तो च का ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, अब ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम आगे अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये पार्ट इरेज कर दें। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हल करने से पहले थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी समझ में सब आ जाए। तो थोड़ा सा ये जगह हमने बना ली है। अब देखिए इसका सेकंड प्रश्न हल करते हैं। तो सेकंड प्रश्न हल करते हैं अब सेकंड प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न का ए पार्ट, दूसरे का ए पार्ट क्या है, दूसरे का क्या पार्ट है, एल्फा कण। एल्फा कण पर अभी हमने चर्चा की थी, मास द्रव्यमान वो चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्फा कण का चार्ज कितना होता है, कण पर आवेश या चार्ज, आवेश होता है प्लस का 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। इतना आवेश होता है, इतने कूलम का आवेश होता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने, उस पर लगने वाला बल
विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, E बराबर 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमें रिलेशन, E बराबर F/Q। तो बल पूछ रहा है तो F बराबर QE बराबर किसके बराबर हो गया, Q का मान अल्फा पार्टिकल के लिए 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा 10⁴। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 3.2 गुणा 1.5 गुणा 10⁻⁻15। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका 1.5 गुना 4.8 गुणा 10⁻⁻15। अगर यहां मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, अगर यहाँ 15 है तो 15 के हिसाब से करेंगे, या 1.5 है तो 1 हिसाब के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन सही करिए। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, आंकिक वैल्यू साफ नहीं दिखाई दे रही, 1.5 भी है, उसी के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा। अगला, विद्युत फ्लक्स क्या है, से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो दूसरे का ख पार्ट, विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं, वैसे लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एग्जैक्ट लैंग्वेज में हम लिखेंगे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं जिससे कि परीक्षा में और इसी तरह का क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। अब देखिए ई का मात्रक अभी हमने पढ़ा न्यूटन पर कूलम, और ए माने एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपका दूसरे के ख तक हो गया। अब गैप पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा यहां हम इरेजर की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें कुछ रफ करना है, जब भी जगह बनाएंगे और फिर इसको आगे हल करेंगे। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर समझ में आता है तो देखिए बहुत आसान है फिजिक्स, आप लोग करिए, मैं आपको सारे पेपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, तो यहां हमने जगह बना ली। अगला प्रश्न है हमारा, ओमी तथा अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो ओमिक प्रतिरोध में क्या होता है, वोल्टेज और धारा के बीच एक सीधी रेखा आती है जो ओम के नियम का अगर पालन कर रहा है, मतलब ओमीय प्रतिरोध। अब ओम के नियम का पालन कौन करता है, सोना, चांदी, तांबा, धातु ओम के नियम का पालन करती हैं। अब सेमीकंडक्टर अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, और उनके वोल्टेज, जैसे अर्धचालक का नाम बताओ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ सीधी लाइन ना होकर के एक कर्व शेप में होता है। तो ये दोनों ग्राफ आपके खींच लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन इस पेज के आपके सोल्व हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगला पेज, अगला क्या है जरा उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है अगला पेज पे क्या है, तो जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घ पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, इस पार्ट को भी। तो जरा एक सेकंड के लिए ड्रॉ, और ये पेन ले लेते हैं रेड, और इसको कर लेते हैं स्लो थोड़ा सा। आइए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो सेकंड क्वेश्चन का
कलर गलत हो गया। सेकंड क्वेश्चन का घ पार्ट क्या कह रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर m का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। और बच्चों इससे हम निकाल सकते हैं एम वी बराबर, इसको इधर ले गए तो 2m के ई, और बेटा ये स्क्वायर हो रहा है इसलिए इस पे रूट लगा दिया। तो एम वी की जगह क्या लिख दिया, 2m के ई। तो लैम्डा का मान कितना हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ गतिज ऊर्जा के टर्म्स में हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के ई, जहां के ई क्या है, गतिज ऊर्जा है, जहां के ई क्या है, गतिज ऊर्जा है। ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट, अगले पार्ट का डायग्राम ऊपर को बना रखा है, ये है दूसरे का डे पार्ट। दूसरे का डे पार्ट, इस प्रश्न को हल करते हैं। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो R1 और R2 का, R1 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है ना 20 सेंटीमीटर, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है 1.5। यदि लेंस निम्नलिखित चित्र ए बी के अनुदिश काटा जाता है। अब ये हमारा लेंस है, इसकी वक्र त्रिज्या R1 और ये होती है R2, मतलब जिस स्पीयर से काट के, जिस गोले से काट के इसको बनाया गया है वो R2, इसको जिससे काट के बनाया गया है वो R1। अब हम जानते हैं जब हम आधा काट देंगे ऐसे, तो एक तो R1 ही रहेगा, R2 अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले केस के लिए भी हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब R2 बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी होगा इधर की तरफ है। और R1 की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20। इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया 0.5/20, और 1/f बराबर 1/40 या f बराबर 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। दोनों हिस्सों की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड का च पार्ट। देखिए पूरी डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और आप इनकी हेल्प से और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएं। जब आप पक्के हो जाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे टाइम बेशक भले ही लगे मगर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी होती है, ई बराबर दे रखा है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और इस ऊर्जा का मान कितना दे रखा है, -3.4। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है सारी, वैल्यू पुट कर दी। अब इससे यदि हम देखें तो 13.6 बटे n स्क्वायर बराबर 3.4, तो n का मान कितना हो गया, n बराबर 30, n स्क्वायर बराबर 13.6 बटे 3.4 बराबर 4, और n बराबर आ गया 2, n बराबर 2। अब आ जाओ बोहर का पोस्टुलेट्स। बोहर का जो अभिकृति है वो कहती है कोणीय संवेग n इंटू एच अपॉन 2 होता है। कोणीय संवेग कितना होता है बोहर की अभिकृति के अकॉर्डिंग, mvr कोणीय संवेग होता है n h अपॉन 2 अब n का मान दे रखा है 2, निकाल के देख लिया हमने, 2 गुणा h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 बटे 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व 2 से 2 कट गया, और लगभग 2 से कुछ बड़ा ये आएगा, तो
2 पॉइंट समथिंग आएगा गुणा 10 की घात -34 और इसका मात्रक है जूल, एंगुलर मोमेंटम जूल सेकंड इसका मात्रक है। तो ये आप हल कर लीजिए, इसको यही आएगा, करके देख लीजिएगा जूल सेकंड। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगी, बस थोड़ा सा रफ कर लें, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इतने आप क्वेश्चन को पढ़िए, अभी मैं करता हूं, 1 मिनट लगेगी बस। इसको डिलीट करते हैं, जो हमने समझ लिया उसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी जगह बना ली, थोड़ी सी और बना लेते हैं, बनाई है तो। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये पेन ले लें। हाँ भाई, क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। अब निष्कर्ष क्या, अल्फा कण का जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उससे क्या रिजल्ट निकला था। अल्फा कण में ये रिजल्ट निकला था, एक तो नाभिक का परमाणु का सारा जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में निहित होता है। ठीक है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, केंद्र पर कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो साइज होता है ये 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ये किससे रिजल्ट निकला था, ये निकला था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। तो क्या रिजल्ट निकला, परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्र पर संचित होता है और ये धनावेशित होता है, और इसका जो साइज होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। तो ये 2 लाइन लिखे आएंगे आप तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला प्रश्न, ये था थर्ड का कै। अब अगला प्रश्न है थर्ड का ख। थर्ड का ख क्या है उसको पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में जो चलती हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं, चाल से चलती हैं, पहली बात। ठीक है, इनके विद्युत क्षेत्र, दूसरा पॉइंट, इनके विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन, विद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। अभी चित्र बना के दिखाऊंगा। तथा विद्युत क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तथा इसके संचरण की दिशा, किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती हैं। परस्पर लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। अब इसको चित्र से दर्शाते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग आगे बढ़ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशंस होंगे वो ई के वाइब्रेशन अगर वाई एक्सिस के अलोंग हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होंगे या वाइब्रेशंस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो ये इसका तीनों हैं। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग वी है तो वाई एक्सिस के अलोंग ई होगा और जेड एक्सिस के अलोंग बी होगा। ये हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लें पहले रफ करने के लिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखेंगे कौन सा, थर्ड का गे पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 खास बात क्या है, विद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन और संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या खास बात है,
ये प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, क्योंकि इनके कंपन इनके संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का गै पार्ट। प्यारे बच्चों देखें क्या है, प्रकाश किन्हीं दो स्रोत के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। दो सोर्स हैं लाइट के, उनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये दो सोर्स हैं O और O', इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस वाले किसी उत्तल लेंस को कहां रखें कि दोनों स्रोत के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ये एक उत्तल लेंस हमने बीच में रख दिया, इसकी फोकल लेंथ है f बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अब वो पूछ रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बन रहे हैं। सॉरी, ये लाइन गलत हो गई। एक ही जगह पर मतलब मान लो एक ही जगह पर बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं। तो ऐसा कब संभव है? यदि एक ही जगह पर बन रहे हैं तो इस वाली वस्तु के लिए जो v का मान है और इस वाली वस्तु के लिए जो v का मान है, दोनों के लिए v के मान सेम होंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक ही जगह पर प्रतिबिंब बनना है तो v के मान सेम होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब जब v के मान सेम होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस बात पर चर्चा करते हैं और इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो लेंस है वो पहले वाली वस्तु से या पहले वाले जो स्रोत है उससे x दूरी पर स्थित है, तो दूसरे वाले से कितने दूरी पर होगा? मान लो ये x है, मान लो ये दूरी x है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 24 माइनस एक्स। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या बनेगी? हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो पहले वाली वस्तु के लिए देखो, ऑब्जेक्ट नेगेटिव में आएगा, ठीक है, x नेगेटिव में, और f जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस वाले लेंस में देखें तो ये वाले द्वारक पर पहले रिफ्रैक्शन हुआ और ये किधर पड़ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ रहा है। इसलिए तो क्या आंसर मिलेगा? 1/v बराबर 1/9 माइनस प्लस 1/u है तो माइनस का होगा तो माइनस 1/x। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण बनाएंगे, 1/v बराबर 1/, यहां पॉइंट समझने का है, क्योंकि अपवर्तन किससे हुआ है? अपवर्तन इस वाले सरफेस से होगा। पहले जब अपवर्तन इस वाले सरफेस से होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो ये नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1/-9 माइनस नहीं प्लस 1/, अब इसमें ये प्लस का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पोल से इस साइड में है, तो ये हो गया प्लस के 24 माइनस एक्स। अब इसको हल कर लेते हैं, प्लस दोनों 1/v दोनों साइड में है, तो इन समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा? जरा मैं ये रफ कर दूं, ये है नहीं कुछ भी, आपको कंफ्यूजन में और ला देगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया? 1/9 माइनस 1/x बराबर 1/-9 प्लस 1/24 माइनस एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x का मान निकल के आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, कैसे सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। इसको इधर लाएंगे तो प्लस क्या हो गया? 1/9 प्लस 1/9 2/9 बराबर 1/24 माइनस एक्स प्लस 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बराबर 24 माइनस एक्स इंटू एक्स, और यहां आ गया x, ठीक है ना, देख लीजिए कोई मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, x प्लस 24 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यही आएगा ना, यहाँ 24 आ गया, यहाँ x आ गया,
यहाँ 24 माइनस एक्स आ गया, देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ, ठीक है सही है, ठीक है। ये माइनस से माइनस ये कट गया, बराबर 24/24 माइनस एक्स इंटू एक्स, 2/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स, समझ रहे हैं, मैं सॉल्व करूँगा, चलो करता हूँ। तो 2/9, तो सॉल्व करोगे तो 2/9 है ना इधर साइड में, तो 2 से कट जाएगा ये, तो 12 यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया, 24 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 12 गुणा 9, ठीक है। अब इसको हल करके x का मान निकाल लोगे कि नहीं, तो निकाल लेंगे कि नहीं, निकालिए। तो क्या आएगा, -x² प्लस 24x माइनस 12 108 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण। इसको हल करके x का मान निकाल लोगे तो x के 2 मान आएंगे, ठीक है। x के 2 मान आएंगे तो दोनों के लिए चाहे ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लो, वही बात आएगी। तो 24 6, तो इसके मान आएंगे 8 8 3 24 8 3 24, तो इसके मान आएंगे x बराबर 8 और 16। देखिएगा आप करके, 8 और 16 इसके मान आएंगे, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछेंगे, ठीक है। आगे कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो हमसे पूछिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि सेकंड पार्ट में हल करें। फर्स्ट पार्ट में आपका इतना सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट में बाकी आगे जितने न्यूमेरिकल हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे सेकंड पार्ट में हम इसका 4th क्वेश्चन से लेके 9th क्वेश्चन तक सॉल्यूशन आपको बताएंगे शॉर्ट में, और आपकी समझ में, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें बताइएगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें, तभी सक्सेस होंगे, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न है, अगर कोई अब भी कोई कन्फ्यूज़न है किसी बच्चे को, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो हमसे बच्चा पूछ सकता है बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो इस बात को विराम देते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। आगे अगली वीडियो में आगे बताएंगे 4th 5th क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ओके।